अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My pleasure. Thank you, Razu. Thank you so much. सर सबसे पहले बात करेंगे ज़ीनोफोबिक की, जो बड़ा एक शोर है और डॉक्टर जयशंकर ने भी जो है काफ़ी स्ट्रिक्टली जवाब दिया है इसके ऊपर। देखें आरजू, एक तो इस पे जीनोफोबिक का उन्होंने जिक्र किया है किसी फंड रेजर पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हमारे जो बाइडेन साहब ने, और जापान, और उन्होंने भाषण देने की कोशिश की जापान को और भारत को, के दोनों को, कि जी आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। हालांकि बाइडेन साहब को ये नहीं पता कि एक तो आपका डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और कल्चर बिल्कुल, और रिलीजन भी वो बिल्कुल डिफरेंट है जापान से भी और भारत से भी। आप उसके साथ आप उनको क्यों अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा, इन्होंने गिला किया है कि जी जापान को और भारत की इकोनॉमीज को प्रॉब्लम है जीनोफोबिक होने की वजह से कि इमिग्रेशन के खिलाफ है। भारत की इकोनॉमी आपसे 6 दफा ज्यादा स्पीड पे तरक्की कर रही है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं इस पे। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त और जापान आपका एलाय है, आप उसके आपके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से उनके साथ, और आप जो इस तरह की बातें करते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब होते हैं उनके साथ। भारत के तो वैसे इन्होंने आजकल खराब किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक बना पड़ा है भारत के खिलाफ, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज भी हैं। जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक तो इन सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की। भारत की 8.6%, 8.4% इकानमी जो है, उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जाहिर है ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ये आगे इसी तरह जाएगा। और दूसरा, कुछ चीजें और भी आपके रीजन के अंदर भी चेंज हो रही हैं, मैं आगे चल के उस पर भी बात करता हूं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बात किया कि हमारा हमारा तो वी आर मोर प्लूरल कंट्री है हम तो। और वाकई मैं एग्री इस बात से करूंगा कि ज्यादातर अमेरिकन को इस चीज का अंदाजा नहीं है। भारत के अंदर 121 जबानें बोली जाती हैं, 22 तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप ये देखें कि कितने डिफरेंट किस्म के कल्चर मिलके इकट्ठे रहते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं भारत की खूबसूरती ही उसका सेकुलर आइडियाज और उसका मोर एक्सेप्टेंस टू द डिफरेंट, नॉट ओनली द कल्चर्स, रिलीजन एट द सेम टाइम। देखिए, बात लोग करते रहते हैं इधर से उधर, कभी बीजेपी वाले तड़प रहे हैं, कभी दूसरे तड़प रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया, भारत इज अ सेकुलर कंट्री। लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं कि शायद अगली दफा बीजेपी शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर दे, वो भी चेंज कर दे, उनका जिस तरह उनको जो पसंद आया अपने कंट्री के अंदर जो वो मर्जी करें। लेकिन ये जो बाइडेन साहब ने ज्यादती की है। और दूसरा, मैं समझता हूं कि अमेरिका को अब कोई हक नहीं पहुंचता कि दूसरे कंट्रीज को अपनी आइडियोलॉजी इन्फोर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप ये बात करते हैं, आप जीनोफोबिक नहीं हैं, आप इमिग्रेशन चाहते हैं, आप लोगों को चाहते हैं, इमिग्रेशन की हालत देख लें कि 3 लाख लोग पर मंथ के हिसाब से इलीगल आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। इसको आप इमिग्रेशन कहेंगे? आप इसको कहेंगे कि वी लव इमिग्रेशन, वी लव इमिग्रेंट्स? आपको पता ही नहीं उनके अंदर टेररिस्ट आ रहे हैं, उनके अंदर बल्कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब तो मुसलसल ये कह चुके हैं कि 30,000 से ज्यादा जवान चाइनीज आ चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर अपनी आर्मी बिल्ड करने का इरादा रखता है। फिर आपको इमिग्रेशन से मोहब्बत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने आते ही 15 से 20 मिलियन लोगों को आर्मी स्टाइल, मिलिट्री स्टाइल पे डिपोर्ट करेंगे वो। मैं खुद एक कंजर्वेटिव हूं, मैं खुद एक रिपब्लिकन हूं, मैं खुद इमिग्रेशन के हक में हूं, लेकिन लीगल इमिग्रेशन। अगर जिसने यहां आना है, सबसे पहले उसे यह पता होना चाहिए कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री में जा रहा है। मैं अपने भाइयों की बात कर रहा हूं। ये जो हमारे जिहादी एलिमेंट्स यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके कहते हैं कि अमेरिका के अंदर शरिया लगाएंगे, लंदन जाके कहेंगे हम शरिया इन्फोर्स करेंगे उनके लिए, कि तुम एक क्रिश्चियन कंट्री में आ रहे हो। भाई, ये पहले सोच के आओ। अगर तुम क्रिश्चियन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करते तो प्लीज भाईजान कहीं और जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, यहां मत आओ आप। और दूसरा, अगर इमिग्रेशन करनी ही है आपने, पॉइंट बेस करें, जिस तरह कनाडा करता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करता है, पॉइंट पे यहां पे लोग पढ़े लिखे आए, यहां पे लोग जो हैं वो आके, अब देखें ना, दो प्रॉब्लम। आरजू अब एक खालिस्तान, एक कनाडा के अंदर एक खालिस्तान मूवमेंट बन चुकी है, मूवमेंट, और अफसोस के साथ उसके ऊपर रिलीजन चढ़ा दिया उसके ऊपर।
कहते खालिस्तान है वो। खालिस्तान जो है वो हालांकि बिल्कुल गलत बात है। एक पॉलिटिकल मूवमेंट को उसके अंदर मजहब को नहीं ठोंसना चाहिए। और दूसरा एक फिक्शन है कि कंट्री को, मेरा मतलब एक फैशन बन चुका है इस वक्त जो खालिस्तान की बात करना एक फैशन बन चुका है। लेकिन इसकी वजह यह है कि वहां पे मेरे जो भाई पंजाबी भाई आए हैं वो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे। अगर तालीम से अगर आपने करनी है रेफरेंड, अच्छा आपने खालिस्तान, आप कनाडा के अंदर इस वक्त 2-4 गुरुद्वारे हैं जहां पे वो इस वक्त जो निजर साहब का भी चल रहा है, कोई ज्यादा उसकी सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन एक हवा बन चुका है। और यही होता है कि जब तालीम याफ्ता इमिग्रेंट ना आए किसी जगह पे आके, तो वो वहां पे आके भी बजाय उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना, तरक्की का बायस बनना, तो इस तरह की चीजें करते हैं जिस तरह इस वक्त वो चल रहा है। अब उससे अगले जो मैं बात करना चाहूंगा आरजू, आपके खासकर उस हवाले से कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त जो सबसे स्टोरी गर्म कौन सी है, वो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट की गंदम की इंपोर्ट की है बिल्कुल। कि 300 अरब रुपयों से ज्यादा गंदम इंपोर्ट की गई यूक्रेन से, और सारा डूबियस सा उसके अंदर सारा कुछ चल रहा है। सुना है कि अगर गवर्नमेंट पूरे तरीके से गंदम खरीदे तो उसमें टेंडर लिए जाते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उसको महीनों का प्रोसेस है। लेकिन यहां कहते हैं 5 दिन के अंदर अंदर ही पता नहीं कितने जहाज जो दुबई में खड़े थे, यूक्रेन की गंदम वहां उनमें भरी हुई थी, वो फौरन पाकिस्तान पहुंच गई। और कहते हैं उनके अंदर सारा नाकस चीजें थी, वो क्वालिटी की गंदम भी नहीं थी। जो गंदम चले, ये को पहली दफा नहीं हुआ। मेरे मुर्शद जो कि बहुत मजहबी रहनुमा है, उनके दौर के अंदर भी चीनी के घपले सामने आए थे, लेकिन मोहतरम चुप कर गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में शुगर मिले सारे सियासी लोगों की हैं और माफिया ग्रुप्स की हैं, तो वो बोल ही नहीं सके ज्यादा उसमें। ठीक है, कौन है। मुझे 2 चीजों पर एतराज है। एक तो काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी जब उनसे किसी ने पूछा, भाई भाईजान ये गंदम, ये आपने इतने 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है। उन्हें कहा मुझे तो पता ही नहीं थी किसने मंगा ली। कहते मुझे पता ही नहीं है। क्या बात है यार, कौन से गंदम की बात कर रहे हैं आप? भाई वजीर आजम किस नाम के हो तुम, अगर तुम्हें यही नहीं पता। दूसरा, उनका आज का जो डान अखबार में आज भी उनका जो बयान लगा हुआ, उन्होंने कहा जी ये गंदम का स्कैंडल चाय की प्याली में तूफान है। 300 अरब रुपया, $1 बिलियन से ज्यादा, और आप कहते हो चाय की प्याली में तूफान है ये। दूसरा, किसी ने जब खुद गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त भी किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि ये गंदम क्यों इंपोर्ट की है $1 बिलियन की। कहते यार क्यों इतना चीख रहे हो, $1 बिलियन ही है ना। एक पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, गरीब तरीन कंट्री है, जहां लोग अपने बच्चे बेचने में मजबूर है। सुबह का खाना एक पाकिस्तानी खाता है, शाम का सोच में पड़ जाता है क्या करूंगा। उसका वजीर आजम कहता है यार $1 बिलियन ही है ना। इस वजीर आजम का जवाब बिल्कुल ऐसे ही है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसी ने कहा था कि गरीबों के पास रोटी नहीं है, तो उसने कहा था केक खा लो भाई। अब ये केक खिला रहे हैं आपको आरजू, ये आपको रोटी नहीं मिलेगी, केक खाओ। अब बिल्कुल वैसे ही है। इस वजीर आजम को यह नहीं पता था कि इतने $1 बिलियन की गंदम खरीद रही है। कहता मुझे पता ही नहीं, कहता चीख क्यों रहे, $1 बिलियन ही है ना। अब उसके साथ एक और चीज साथ, ये बिल्कुल उसी तरह मुतरादफ है मेरे आजकल के जो वजीर आजम है, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपका जहाज सऊदी अरेबिया से आया था, वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर क्यों चला गया, उन्होंने भी कहा मुझे पता ही नहीं था। कहते मुझे कोई पता नहीं था। कहते ब्यूरोक्रेटों की शरारत है, ये ब्यूरोक्रेट जो मेरे साथ गए इनकी शरारत है, मुझे तो पता ही नहीं था। आपके वजीर आजम के ये हालात है कि जहाज के अंदर उसको पता ही नहीं मैं जहां आ रहा हूं। वो तो ये भी कहते थे सर कि महंगाई का टीवी से पता चला है। आरजू, इस वक्त स्कैंडल मेरे जैसे बंदे को वॉशिंगटन डीसी में ये पता चल चुका है कि मोहतरम चौधरी साहब है, रशिया में रहते हैं, दुबई में उनका होटल भी है। ठीक है, उन्होंने रशिया के अंदर मेरे मोहतरम काकड़ साहब की पार्टी की थी, और ये अपने सारे अफसरान अपने यारों दोस्तों को लेके गए थे, और बहुत कीमती कीमती तहाइफ लेकर आए थे। गंदम का ठेका, गंदम यहां पे इंपोर्ट करने का उनके पास कारोबार था। तो आपकी एजेंसियां लोगों की तस्वीरें खींच रही हैं आरजू, आपके फोन कॉल टैप हो रहे हैं, आपके सारा कुछ देखा जा रहा है, तो ये क्यों नहीं देख रहे यार, ये क्यों नहीं देख रहे? फांसियां देनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के किसानों के साथ इस वक्त जो खिलवाड़ किया गया है, जो गरीब आदमी। दूसरे किसी अगले दिन आपके अफसर किसी ने
पाकिस्तानी लीडर ने ये बात की है, इन किसानों को चाहिए ये गंदम स्टोर कर ले। और किसान, छोटे लेवल के किसान के पास रात को सोने की जगह नहीं है, गंदम कहां स्टोर करेगा वो? फिर वही बात है यार, तुम्हें रोटी नहीं मिल रही तो कहते केक खा लो। आपके जो वजीर आजम है वो 10-10, 20-20 हजार डॉलर के सूट पहन के, लाख लाख डॉलर की घड़ियां पहनकर जाके तंदूरों के ऊपर पूछ रहे हैं कि 16 रुपए की रोटी क्यों है। क्यों इन गरीबों के साथ मजाक करते हो यार? क्यों मजाक करते हो? इनके जख्मों पे नमक डालते हो? कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। आज ये जो आपके हालात है इस वक्त, अब आगे क्या चल रहा है, बल्कि मैं इससे अगली है, इससे भी खतरनाक बात बताना चाहूंगा आपको आरजू। मेरे मुर्शिद पाक ने जेल से पहले इकोनॉमिस्ट के लिए आर्टिकल लिखा था, इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो था उसके लिए। उसी मुर्शिद पाक ने द गार्डियन को भी एक लेटर लिख दिया, आर्टिकल छपा उसमें। उसमें उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं जो खासकर उसका छोटी छोटी चीजें बिल्कुल खासकर अमेरिकन हवाले से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद अमेरिकन हूं। एक तो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा मेरी हुकूमत उतारने का मुझे सिर्फ अमेरिका ने उतारा। हालांकि यहाँ पे लॉबियां हायर की गई हैं अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए। यहाँ पे लॉबी काम कर रही है, 3-3 लॉबी फर्म हायर की गई। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मेरी हुकूमत उतारी क्यों गई थी, क्योंकि मैंने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए थे, और ये हुकूमत अब जो है ये अड्डे दे रही है। फिर उन्होंने जो आखिरी हमला किया, फिर वो उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर किया। उन्होंने, मुझे या बुशरा को कुछ हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ होगा। इस आर्टिकल के गार्डियन में छपने का जिम्मेदार भी आर्मी चीफ ही है मेरी नजर में, जो पाकिस्तान के अंदर एक जेल को जेल नहीं बना सकता। ये मेरा भी गिला है इस चीज का, कि अगर पाकिस्तान की एक जेल के अंदर आपको जिम दिया जाए, आपको 2 नौकर दिए जाएं, आपके पास केबल टीवी हो, आपके पास अखबार हो, रोज दिन में 2 दफा आपके वकील 50-50 के जत्थे बनकर आए, लतीफे सुनाए, शेर व शायरी सुनाए, हफ्ते में 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बकरे की रानें दी जाएं, देसी मुर्गी देसी घी में हो, सुबह ब्रेकफास्ट दही और फ्रूट के साथ हो। कोई दुनिया का इंसान इसे जेल कह सकता है? मैं नहीं कहूंगा इसको जेल। फिर इकोनॉमिस्ट का लेटर है, तो देखें, सारी दुनिया ने पढ़ा है। हाँ, उस पे मेरे जैसा बंदा, मैं पहले भी इस पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब बात पब्लिक हो चुकी है, वाकई ही अड्डे देने की बात हो रही है। लेकिन सर, ये जेल से बैठ के कैदी लिख सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं? नहीं, उन्होंने लिखा नहीं, लिखवाते हैं ना। वो कहते हैं मैंने किसी को डिक्टेट किया था, कहा था भी बाहर जाके लिख दो, उसने मेरे बिहाफ पे लिख दिया। इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भी तो ऐसे ही छपा था। मगर सर, अड्डे दे रहे हैं ना ये तो। अड्डे, हाँ, मैं ये बता रहा था, जुल्म अब ये फिर हो रहा है। मेरे जैसे बंदे ने पहले भी कई दफा कहा है, आज भी चीख के ये कहूंगा इस बात को, कि मैंने काफी अर्सा पहले आपको, तो उसके पीछे भी यही बात है। मैंने कहा था ताइवान के हवाले से शायद पाकिस्तान की दोबारा लॉटरी निकले, ये अड्डे देना भी लॉटरी ही है। तो मेरे जैसा बंदा ये दुआ करेगा कि मेरा मुल्क तरक्की करे, ना कि सिर्फ 5 से 10 पाकिस्तानी बिलियनर हो के वहां से टोरंटो आ जाए, दुबई चले जाए। मेरा आपसे और 250 मिलियन, आपके जो 25 करोड़ मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से ये सवाल है, और 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी आपने दुबई में ले ली यार, कैसे ले ली? अब फिर लोगे? अब तो आधा दुबई ले लिया, अब तो आधा अबू धाबी भी ले लोगे आप तो मेरे ख्याल में गल्फ सारा खरीद लोगे आप। क्यों? क्योंकि अड्डे दे रहे हो फिर दोबारा। अमेरिका को अड्डों की जरूरत है। अड्डे देने की वजह मैं बताना चाहूंगा। अफगानिस्तान पे नजर रखना, चाइना के ऊपर नजर रखना, ताइवान के ऊपर नजर रखना, और अब हालात ये हैं कि इंडिया के साथ भी उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो इंडिया को भी साथ सनब करना या फिर वहां बैठना। बल्कि ये आजकल जो बात सारी चल रही है, खैर अड्डे तो भारत ने तो फिर पहले भी नहीं देने थे, अगर वो मांगते भी उनसे। ये माजी के अंदर भारत से ये बात कर चुके हैं अड्डे देने के लिए, उन्होंने रिफ्यूज किया था। उन्हें इस वक्त यहाँ पे पेंटागन समझता है कि हमारी प्रेजेंस उस एरिया के अंदर बहुत जरूरी है। और यहां भी बातें ये निकल रही हैं कि आपके आर्मी चीफ जो पिछली दफा आए हैं, उसके बाद चीजें मजीद स्पीड अप हुई हैं, आपके रिलेशनशिप की भी। और आपके 3-4 इस वक्त 3-4 स्टेट डिपार्टमेंट के और पेंटागन के लोग, हाई लेवल के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में या आ चुके हैं वापस, या पिछले हफ्ते थे। लेकिन इस वक्त बड़े सीरियस डायलॉग हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डे दिए जाएं, और उसके बाद
डॉलरों की जो बारिश कुछ अरसे के लिए रुकी थी अफगानिस्तान के बाद, बारिश तो नहीं होगी लेकिन झिलमिल झिलमिल शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना कि ताजा हवा के झोंके चलने शुरू हो जाएंगे। उस तरीके से ज्यादा लोग बिलियनर तो नहीं बनेंगे, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है 5 से 10 पाकिस्तानी नए बिल्कुल फ्रेश वो बिलियनर बनेंगे। जिस तरह वो एक अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम है कौन बनेगा मिलियनर, तो वो इस वक्त वो बिल्कुल म्यूजिक मेरी नजर में वही गूंज रहा है। जिस तरह वो कुर्सियां घूमती हैं, वो अमिताभ बच्चन तो सामने बैठा बंदा होता है, उसको खुद पता नहीं होता, वो फिर उससे पूछते हैं आप कहाँ से आए थे, आपने क्या देखा है, आपको रात को नींद नहीं आई, आप सुबह उठ गए, आपने खाया क्या था, तो वो आप मैं बचपन में उधर भाग रहा था, मैं इधर जा रहा था। तो बिल्कुल आजकल वही हो रहा है कि कुर्सियां घूम रही हैं अमेरिकन एम्बेसी की इस तरह। तो इस वक्त वो देख रहे हैं आपके जो 10 लोग हैं इस वक्त वो कश्मकश में हैं कि उनमें से किसके नाम ये तुरा इम्तियाज निकलेगा। लेकिन इस वक्त प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो अपनी कई जो है इस वक्त रशियन प्रॉपर्टी डीलर और अरबी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने उर्दू और पंजाबी जबान सीखनी शुरू कर दी है। लेकिन सर 10 में से 8 तो फौजी और एजेंसी के ही होंगे, 2 पॉलिटिशियन निकल आएंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे नहीं, जो भी होंगे तो पाकिस्तानी ना। मैं ये कौन सा कह रहा हूँ, पाकिस्तानी भी तो आपके फौजी भाईजान फ्रेंच थोड़ी जर्मन तो नहीं ना, पाकिस्तानी है। जो भी होगा भाई, फ्राडिया हो तो जज भी हो सकता है, फ्राडिया हो तो कोई भी हो सकता है। ये क्या भाई, अपनी मां के कपड़े तो कोई भी फाड़ सकता है, उसके लिए फौजी होना जरूरी थोड़ी। भाई पाकिस्तान को तबाह करना कोई, या तो मुझे आरजू आपने तो नाम ले दिया फौजियों के, ठीक है, जज ठीक है आपके, ब्यूरोक्रेसी ठीक है आपकी, सियासतदान ठीक है आपके, तो सबका एक ही हाल है। अभी एक जैसे जिस आज मैं एक अगली मिसाल देता हूं। आज आपका नया वाकया हुआ है। नया वाकया ये हुआ पेशावर के अंदर फैसल कुंडी साहब नए गवर्नर साहब गए, आपके चीफ मिनिस्टर उसके ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं गए। ये आपके सर्कमस्टांसेस हैं, ये आपके हालात हैं पाकिस्तान के। आप आगे नहीं जा सकते। मैं पहले भी ये कहता था कि आप पस्तियों की नई से नई गहराइयां ढूंढ रहे हैं मुसलसल। आप ऊपर आसमान की तरफ देखने की बजाय आप मुसलसल खुदाई कर रहे हैं। इखलाकी तौर पर भी आप बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियली भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। आप नई से नई गहराइयां ढूंढते जा रहे हैं। अब उससे अगली मिसाल ले लें। अब आपके चलें, आपने मुझे कहते छेड़ ही दिया तो अगली भी स्टोरी सुन ले जो मैं बताना चाह रहा था। ए लेवल के पर्चे निकल गए, बिक गया पर्चा ए लेवल का। कैम्ब्रिज वाले तड़प गए वहां बैठे। ए लेवल के पेपर कौन देता है आपके पाकिस्तान में? एचिसन, रूलर्स, ब्लू ब्लडेड, फ्यूचर के करप्ट लोगों के करप्ट बच्चे ए लेवल करते हैं। गरीब का बच्चा मेरे जैसे, वो क्या पता ए लेवल किससे खाते हैं, उसको क्या पता है ए लेवल। आपके ब्रिटिश एजेंटों के पोते जिन्होंने आगे फ्यूचर में लूटना है पाकिस्तान का, वो भी ज़हनी तौर पे हैंडीकैप है, बेकार है, डाउन सिंड्रोम है। वो बिल्कुल ऐसे। कैम्ब्रिज का पेपर जो है उसकी तस्वीरें निकालकर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज की गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तड़प की दोबारा इम्तिहान लेने के बारे में सोच रही, ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जिन लोगों के ए लेवल के पेपर भी जो नहीं देने की सलाहियत रखती कौम, और उठे सुबह उठ के जिहाद जिहाद जिहाद, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम मेहनत करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को इतना आगे ले जाएंगे, भारत क्या भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे, ये अल्फाज हैं उनके। शहबाज शरीफ साहब तो आपको बताया कैरी ऑन के साथ पाकिस्तान गए हैं, कैरी ऑन के साथ। वो तो लगेज बुक ही नहीं कराते ना भाई, वो तो सारी फैमिली अब कैरी ऑन के साथ रहती है कि परमानेंट, तो दे आर रेजिडेंट ऑफ लंदन। ये गलती से बात कर रहे हैं क्योंकि लंदन की इकोनॉमी भी स्लगिश है आजकल, और लंदन में भी चेंजेस यूके में भी आ रही। मुझे लग रहा है वो इंग्लैंड की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे, पाकिस्तानी तो वो है ही नहीं है। चलें छोड़ें, अगली बात सुन ले। मैं इस्लाम के हवाले से आपने बात की तो दूसरी बात आपको बता देते हैं, आगे चलें। आपको जो अभी आपके पड़ोसी जो आपको कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं, टीटीपी की क्या इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है? वो कहते हैं ये जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं ये पूरे मुसलमान नहीं है, काफिर हैं। हम इनके ऊपर हमला करके इनको पहले मुसलमान करेंगे, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। अब उनकी स्टोरी सुन लें। उनकी कौंसल जनरल जो दुबई से मुंबई जा रही थी, बॉम्बे,
मैडम जकिया विरदक उनका नाम है, 25 किलो सोना स्मगल करते पकड़ी गई। 25 किलो सोना, जिसकी मालियत बनती है $25 लाख। मोहतरमा ने बीबीसी को इंटरव्यू में कह दिया, कहते मेरे खिलाफ साजिश है, मेरी किरदार कुशी की जा रही है। अगलों ने वीडियो निकाली है, ग्रीन चैनल से निकल के जा रही थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे, उन्होंने पकड़ा, टच, तुम्हारे सूटकेस में से 25 किलो अगर सोना निकला जाए स्मगलिंग में, तो किरदार कहां आ गया तुम्हारा भाई? किस किस्म का किरदार की बात कर रहे हो? किस किस्म के इस्लाम की बात कर रही हो भैया आप अफगानी तो ठेकेदार हो ना। आप अफगानी कौन हो? आपने भारत की तबाही का बायस आपने बने। आप पाकिस्तान को इस इंडिया इंडस वैली, मैंने तो छोड़ दिया, नाम लेना ही छोड़ दिया आजकल। मैं इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, मैं तो इंडस सिविलाइजेशन है ये सारी, इंडस को तबाह करने वाले ये पठान है सारे। तो हालत देख लो, ये बीबी जकिया बिरदक सर पे चादर लेके बैठती है जहां बैठती है। 25 किलो सोना लेके जा रही थी, लड़का भी साथ था। पगलों ने एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ लिया था, फिर तुम कहती हो मेरी किरदार कुशी हो रही। कहते मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है, ये सियासी चीजें हैं। और तालिबान भाईजान, ये पहले अपने घर में पहले कर लो यार बेहतरी कुछ। ये पहले अपने कौंसल जनरल, पहले तो आप किसे पूछो कौंसल जनरल, हाँ मैं ये कहूंगा गनी दौर की बनी हुई थी, वो आजकल की नहीं बनी हुई। लेकिन ये तालिबान भाईजान जो है, उसके हर सारे उसको कौंसल जनरल के उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी। उसने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अपनी क्लेम की है एयरपोर्ट के ऊपर कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि उसको अरेस्ट करने लगे थे वो। तो इम्यूनिटी आप उसकी ऑनर कर रहे हैं, आप उसके अहकामात आपको उसके साथ, तालिबान भाईजान जो है, जो बहुत बड़े मुसलमान हैं, वो उनके साथ काम तो कर रहे हैं आप। तो ये आपके इस्लाम के हालात हैं, आप देखें आप किस तरह आगे जा सकेंगे। लेकिन सर ये जरूर है कि लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस, बल्कि काफी पॉलिटिशियन जिनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, कांग्रेस की बहुत वाहवाह कर रहे हैं और बीजेपी या मोदी जी के लिए कहते हैं जी उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या तारीफ में करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इस किस्म की ट्वीट्स वो लगा रहे हैं। आखिर क्यों सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस को? कंट्रोवर्सी चल रही दोनों साइडों की, मैंने देखी है। बल्कि मैं, आपको पता, फैसल को मैं बड़ा, अपना फवाद चौधरी साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ, मेरा उस फैमिली के साथ बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप है। बल्कि उनकी जो बात है, ये बयान को मोदी साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा है। उन्होंने कहा देखें ये कांग्रेस के गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही है। इशारा उनका फवाद चौधरी की बात की तरफ ही था, उन्होंने ट्वीट भी की है उसमें। लेकिन देखें आरजू, मैं आज आपको लिख के बता देता हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट को खत्म करना, बीजेपी की आइडियोलॉजी को खत्म करना आसान नहीं। बिल्कुल। किसी और उसमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत की तरक्की का सफर पहले शुरू हो चुका था। मैं ये जरूर कहूंगा, कुछ लोगों ने, उसके 2-4 हीरो इसमें जरूर है। उसमें मनमोहन सिंह को भी क्रेडिट जाना चाहिए, नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाना चाहिए, वाजपेयी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग उसकी आके मोदी साहब ने की है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि मोदी साहब इस नेक्स्ट लेवल पर जो लेकर आए हैं, तीसरे नंबर पर इकॉनमी का आना, 5वें नंबर पे जाना, उसका आगे जाना, 8.4% पे जाना, उसमें 2-4 चीजें जो उनकी एक सलाहियत है, पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है। मैं इसको सारी दुनिया को, बल्कि मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में आगे दिस इज पीपल विल रीड अबाउट इट। नेशनलिज्म देना भारत को सबसे बड़ी बात तो ये है, और फिर उसके ऊपर करप्शन एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, उसको कंट्रोल करना भी मोदी साहब ने बड़े, क्योंकि देखें मोदी साहब ने ना तो लंदन रहे हैं, ना उनका जाने का प्रोग्राम है, ना उनके बच्चे हैं, वहां प्रॉपर्टियां हैं, ये भी एक चीज है। लेकिन उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए इस चीज को प्रमोट किया। करप्शन भी कंट्रोल होती है जब आप नेशनलिस्ट बनते हैं। आपकी प्रोडक्ट भी बनती है, एक्सपोर्ट भी तब बनती है जब आपकी नेशनलिज्म आपके अंदर हो। आप रेड सी के अंदर जाके अपने तेल भी आप प्रोटेक्ट करते हैं जब नेशनलिस्ट हो। आप कंट्रीज के दौरे करते हैं तो आप अपने करेंसी को प्रमोट करें, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करें जब नेशनलिज्म होता है। जब वहां से जाके घड़ियां लाके आपने बेचनी हो दुबई में, तो फिर उसको नेशनलिज्म नहीं कहा जा सकता। ये फर्क है सबसे बड़ा। तो उनको हराना, चाहे कुछ भी कर ले, कांग्रेस 2 दफा भी आ जाए, वो इस वक्त बीजेपी को अगर कोई फ्यूचर में पार्टी हराएगी तो वो बीजेपी ही हराएगी, और दूसरी पार्टी, सियासी पार्टी नहीं हरा पाएगी। अब मैं बताना चाहूंगा एज ए बहसीत पॉलिटिकल साइंस होता क्या है आरजू, ये एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर चेंज के साथ चलती है। चेंज, इंसान चेंज चाहता है।
जब एक पार्टी, एक लीडर काफी अर्सा जब पावर में रह लेता है तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर इंसान है वो, उनसे गलतियां भी होती हैं, ऐसी बात तो नहीं ना, गलतियां नहीं होती उनसे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्लो डाउन होके कोई नया लीडर आ जाता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। कोविड को तो नहीं रोक सकता ना, कोई इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये फिर अगर 20 साल 25 साल बाद चीजें आए तो ठीक है, वो भी अगर इस तरह का लोगों का मूड बने तो। लेकिन ये कि अभी तक जो मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल का क्रेडिट भारत की तरक्की का वो भी बीजेपी को जाता है, और आगे भी मैं समझता हूं भारत तरक्की तभी कर सकेगा जैसे मोदी साहब आएंगे, मोदी साहब आगे रहेंगे और तरक्की होगी। रशिया के अंदर आप देख लें, पुतिन है, रशिया इस वक्त बिल्कुल। तरक्की पर है। वो तो मैं क्रेडिट पुतिन को दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं देना चाहिए। लोग उसको डिक्टेटर कह लें, लीडर कह लें, जो कुछ भी है, रशियन है वो, रशिया की तरक्की के ख्वाब देखता है। आपको आपको प्रेज करना चाहिए। मोदी साहब इंडिया को आगे लेके जा रहे हो, मैं आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम, टू बी ऑनेस्ट विद यू। उनको उनको क्रेडिट देना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह का लीडर नहीं मिल रहा तो उसमें भारत का कसूर तो नहीं ना, कसूर आपका अपना है। तो ये तो फिर आपको बिल्कुल। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी अभी तक आरजू, मैं समझता हूं, ये गंदम की इंपोर्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी देर में, आखिरी पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा। देखिए, इन्होंने तो दिहाड़ी लगाई ना, फ्रॉड किया, लेकिन 2-4 कंट्रीज को भी इससे होश के नाखन लेने चाहिए। वो कौन कौन से? सबसे पहले तो आईएमएफ को देखना चाहिए कि कितने बड़े फ्रॉडी हैं, हम किनसे डील कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये मुसलसल समझता हूं आईएमएफ आपके साथ इस जुर्म, करप्शन के जुर्म में साथ शामिल है, क्योंकि उनको वो खुद जो चाहिए मिल रहा है तो वो कहते हैं ये जो मर्जी खाएं, हमें हमें अपना ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, बिल्कुल। पैसा लेकर दुबई भागते हैं, टोरंटो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हम इनको पैसा देते हैं, वापस हमारे मुल्कों में आ जाता है, हम तो फायदे में हैं। वो आईएमएफ शायद इस पॉइंट से सोच। हाँ। दूसरा सोचना चाहिए, सऊदी अरेबिया कहते हैं ये गंदम, ये किस तरह के फ्रॉडी हैं पाकिस्तानी। सऊदी कहते हैं जी हम आगे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आए ना चाइनीज सर, सऊदी आए हैं, 30 सऊदी पहुंचे हैं यहाँ पे ये आज। पहुंचे हुए आजकल। लेकिन मैं हाँ। उनको ये कहूंगा कि मेरे भाईजान, शेख भाईजान, आप आ गए हैं, चाइनीज भाईजान से पूछ रहे हैं उनके साथ क्या हुआ है। उनको भी हमने सीपैक के बहाने बुलाया था, $26 बिलियन उनका खा गए। पापा जान जो है वो सारा खरीद लिया हमने यहाँ पे। और मुझे एक और बात बताता हूं, मेरे जो भाईजान पापा जान वाले हैं, पापा जान कहते हैं इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। आधे अमेरिका के शॉपिंग प्लाजे उन्होंने खरीदे। $26 बिलियन में तो बड़ा कुछ आ जाता है, थोड़ी सी रकम तो नहीं होती ना। बिल्कुल। कोई है पूछने वाला किसी को कि हाँ भाई तुम 26 बिलियन डॉलर ले गए, कहां है वो पैसे? मैं कहता हूं आरजू, ये गंदम का डाका जिसने डाला है आज, सारी दुनिया देख रही है उसको। अगर इस पे किसी ने सजा जजा ना दी, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव कर भी नहीं रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए। यू आर नॉट इन, आप सर्वाइवल में भी नहीं है, आपके पता नहीं क्या हालात हैं। बस आपको 15-20 लोग ऐसे हैं जो सारे डाके मार के भागने की तरक्की में हैं। सारे कैरियन तैयार करके बैठे हैं पाकिस्तान में। मुझे तो यही लग रहा है किसी के पास लगेज है ही नहीं है। गाड़ियां स्टार्ट हैं, जहाज स्टार्ट हैं, किसी वक्त भी बाहर से पैसे आने की देर है, भाग जाएंगे लेके सारे यही। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर करप्शन पीक पर है, मारा मारी चल रही है, लूट हो रही है ठेकों में, इधर से उधर, इधर से उधर, बस। लेकिन नेशनलिज्म मुझे नजर नहीं आता आपके किसी शख्स के मुंह से। मैंने आपके जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो आपके ग्रास रूट प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, करप्शन, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ना होना, बिजली का महंगा होना, कोई एक हफ्ते 10 दिन बाद कोई टूटा फूटा सियासतदान बयान दे देगा पाकिस्तान की तरक्की के लिए एटॉमिक पावर बहुत जरूरी है, और तो तुम्हें रोका किसी ने? बना लो ना यार, एटॉमिक बिजली बना लो अपनी, अगर बनती है तो। क्यों नहीं बनाते हो भाई? तुम फ्रॉडी हो सारे, तुम लूटना सीखा है तुमने। और ये आरजू आज नहीं हो रहा है, कहते ना ये लुटेरे आ गए, और सन 47 से ये डाके मार रहे हो उस पे ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। कोई कहता पहला $6 लाख दिया था अमेरिका ने, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं $10 लाख दिया था। कायदे आजम ने लेटर लिखा था अमेरिका से खैरात मांगने के लिए, $2 बिलियन। कायदे आजम ने, जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और रोना क्या रोया था कि पैसा इंडिया हमारा दबा के बैठा है। रोते थे ये कि सारी आर्मी के टैंक, हर चीज उधर रह गई, हमारी आर्मी कमजोर है, साथ इंडिया बहुत ताकतवर है, हमें खा जाएगा। ये 1947 से रोना रोया था ये। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उनको ये जाके कहा कि भाई वो सोशलिज्म है, वो रशियन आ जाएंगे, हम तो मुसलमान हैं यार, हम तो उनसे चल नहीं तो सकेंगे। पहले दिन से हम टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पहले दिन से
और उसके बाद लूट के नहीं देखा। पता नहीं क्या बात है, कौमें सीख जाती हैं, कोई नेशनलिस्ट आ जाते हैं। अयूब खान साहब आए, उन्होंने तो आके अमेरिका में ये बयान दिया था, आप गूगल करके देख लें अगर किसी के पास। उन्होंने कहा था हमारी आर्मी आपकी आर्मी है, इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आप वो निकले ही नहीं, काम निकले ही नहीं। वही हाल है। मैं और कहीं भी सही होते दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि आज तो लोग सोशल मीडिया पे ये भी मजाक बना रहे थे कि वो जो 30 अरब आए हैं वहां से, सऊदी अरब से, कह रहे थे वही 30 हैं जो मुराद सईद साहब ने कहा था ना 200 अरब आएंगे तो हम मुंह पे मारेंगे, कहना में से 30 आ गए, बाकी रह गए, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे। यही हाल है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन क्या जब आरजू आप अपना जी ख्याल रखें, कोशिश बिल्कुल। करें पानी, कोयले, इस तरह की चीजें घर में स्टोर रखें, नमक मिर्चें वगैरह। अच्छी सी इंश्योरेंस अगर आप करा लें तो वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन साइकिल को अच्छा सा, सौराब साइकिल सुना है पाकिस्तान में अच्छा हो, वो अच्छा सा ले लें। कोई पता नहीं है किसी वक्त क्या हो जाए। और कोशिश करें कि मोमबत्तियां वगैरह, इस तरह का ईंधन वगैरह का बंदोबस्त रखें। आपकी फिक्र होती है, बाकी तो आपके आसपास सारे डाकू लुटेरे हैं, वो तो भाई उनकी इनकम डॉलरों और पाउंडों में है। मुझे तो हम लोग, आपकी फिक्र होती है, आप रहेंगे वहां रह रही हैं, लेकिन ध्यान रखा करें अपना। मेरे बिल्कुल तो हर सर। अपना जो मेरा दोस्त अजीज है उसके लिए हर वक्त दुआ को रहता हूँ। आप हालते जंग में हैं, जो भी फिर आपके दोस्त अजीज जंग में हो तो दुआ तो करनी होती है उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और वाकई में यही हाल है। ये सर मजाक की बात भी नहीं है, वाकई में लोगों की यही हालत है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल आरज़ू, बहुत। महंगाई के हालात देखें, 30% महंगाई, आप कैसी बातें कर, हाँ बिल्कुल कभी सोचा आपने? ऐसा ही है। हाँ और मुझे अगले दिन किसी ने कहा, मुझे खुद कुछ जरूरत थी किसी हेल्प की, मुझे कल परसों किसी ने बताया, उसने कहा जी पोस्ट ग्रेजुएट मुलाजिम पाकिस्तान में 25,000 रुपया महीने पे मिल जाता है। हम्म, पच्चीस ऐसे ही हजार है। रुपया क्या है, सोचे जरा डॉलरों में क्या है। हम्म। शर्म नहीं। वैसे भी कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं आता 25,000 में, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं आता। अब जो आरज़ू, महंगाई की किसी हालत। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए इस्लामाबाद तो 25,000 बिल आ जाता है भाई, हाँ एक ऐसे ही वक्त है, के खाने का, एक ऐसे वक्त ही है। का। लेकिन बस बिल्कुल। पता नहीं क्या बात है, लोगों के ना ईमान रहे हैं, ना सोचे हैं, ना खौफ है, ना डर है। लूटो लूट। मैं हम्म, बार बार यहां से चीख के कहता हूं, लंदन में भी कब्रिस्तान है पागलो, न्यूयॉर्क में भी मर रहे हैं लोग, टोरंटो में भी मर जाएंगे। यहां इसीलिए आ रहे हो ना यहाँ पे, कि वहां जाएंगे मोहल्लों में रहेंगे, मरते हैं यहाँ भी, अस्पतालों में मर रहे हैं, और बेगैरती की मौत मर रहे हैं। अपनी माँ के कपड़े ना फाड़ो, बहुत कर लिया तुमने, बहुत कर लिया। चलो, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, क्या आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।